फिल्म की शुरुआत ही एक बड़े जोरदार झटके से होती है। थाईलैंड के बैंकॉक की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में अचानक भयानक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती है और पूरा कैंपस देखते ही देखते अराजकता में डूब जाता है। गिने चुने बचे छात्र जान बचाने के लिए एकजुट होते हैं, लेकिन सीमित निकास रास्ते ज़ॉम्बियों से भर चुके होते हैं। मजबूरन वे एक बंद क्लासरूम में छिपकर किसी तरह जिंदगी काटने लगते हैं। एक छात्रा ऐना घबराकर अपने शिक्षक को फोन करती है। उसकी माँ पिछले 6 महीनों से बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। इस हालात में बाहर निकलना नामुमकिन है। ऐना शिक्षक से विनती करती है कि वे कॉलेज के बाहर उसकी माँ का ख्याल रखें। इसी दौरान बाहर गलियारे में ज़ॉम्बी दरवाजे खिड़कियों को पीट रहे होते हैं। उसे देखकर लड़की मजबूरी में फोन काट देती है। तभी टीवी पर खबर चलती है कि सरकार आधिकारिक तौर पर बैंकॉक में आपात स्थिति घोषित कर देती है। महामारी का स्रोत वही यूनिवर्सिटी बताई जाती है जहाँ ऐना फंसी हुई है। ये सुनकर प्रोफेसर की भौहें तन जाती हैं। वे चुपचाप बेडरूम में जाते हैं और मेज पर रखे अजीब दवाइयों से भरा लोहे का डिब्बा खोलते हैं। फिर ऐना की माँ को देखकर गहरी सोच में डूब जाते हैं। उधर क्लासरूम में छिपे दूसरे बचे लोग दरवाजा मजबूती से बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। टोपी पहने एक लड़की समझदारी से कहती है कि यह जगह ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रहेगी। अचानक किसी की नजर बाहर बालकनी पर जाती है और वह सबको वहीं छिपने का सुझाव देता है। मैदान से आती चीखें सभी की सांसें रोक देती हैं। एक शोभिज लड़का सामने की इमारत की ओर देखता है। वहाँ भी कुछ लोग बालकनी पर चढ़े हुए हैं और उनमें से एक उसका पुराना परिचित होता है। वह तुरंत फोन मिलाता है। ऐना को यकीन नहीं होता कि सामने वाली इमारत में उसका छोटा भाई इलेक्स मौजूद है। अचानक किसी के ऊंचाई से गिरने की आवाज आती है। सभी बुरी तरह डर जाते हैं। संभलने के बाद जैक फोन संभालता है और सुझाव देता है कि सब लोग लाइब्रेरी की ओर निकलें। लाइब्रेरी में हाल ही में मरम्मत चल रही है, इसलिए वहाँ शायद कोई नहीं होगा। दोनों तरफ के बचे लोग सलाह करके तय करते हैं कि लाइब्रेरी सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि जहाँ लोग कम होंगे वहाँ ज़ॉम्बी भी कम होंगे। लेकिन रास्ता लंबा है और बीच बीच में ज़ॉम्बियों से बचना पड़ेगा, इसीलिए उनकी रफ्तार बहुत धीमी रहती है। लंबे बालों वाली मिली बार बार अपने पिता को फोन करने की कोशिश करती है। टोपी वाली लड़की झुंझलाकर फोन छीन लेती है और कहती है कि इस वक्त फोन करना मतलब मौत को बुलावा देने जैसा काम है। तभी सबको एहसास होता है कि ज़ॉम्बियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। बालकनी से निकलना अब नामुमकिन लगता है। घुंघराले बालों वाला लड़का बैग से ब्लूटूथ स्पीकर निकालता है और सुझाव देता है कि इसे दूसरी इमारत में रखकर आवाज से ज़ॉम्बियों को भटका दिया जाए। सब इस योजना से सहमत हो जाते हैं, लेकिन जब ये तय करने की बात आती है कि स्पीकर कौन रखेगा तो सब चुप हो जाते हैं। टोपी वाली लड़की आंखें घुमाकर कहती है, जब तुम सब नहीं जाओगे तो मैं ही चली जाती हूँ। लड़के शर्म से सिर झुका लेते हैं। वह लड़की स्पीकर को पकड़े दीवार से सटकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सबकी मुट्ठियां कस जाती हैं। इसी बीच एक छोटी बालों वाली लड़की फोन देखती है जिस पर सरकार का नया संदेश आता है। स्थिति बेकाबू होने के कारण संक्रमित इलाकों की बिजली, पानी और संचार सेवाएं बंद की जाएंगी। सब गुस्से में बुदबुदाते हैं कि क्या सरकार हमें छोड़ने वाली है। उधर टोपी वाली लड़की बिल्डिंग के हॉल के बीच पहुंच जाती है। ये दूरी ज़ॉम्बियों को आकर्षित करने के लिए काफी है। वह दबे पांव स्पीकर जमीन पर रखती है, लेकिन जैसे ही स्विच दबाती है अंदर से तेज पावर ऑन की आवाज गूंज उठती है। डर के मारे वह जमीन पर गिर पड़ती है। चारों ओर देखती है तो सब शांत दिखाई देता है। वह राहत की सांस ही लेती है कि दूसरी मंजिल की बालकनी पर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। इधर ऐना के ग्रुप का सफर अपेक्षाकृत आसान रहता है। सिर्फ एक लड़की का पैर मुड़ जाता है। बाकी सब संभल कर चलते हैं, क्योंकि वे ज़ॉम्बियों की आदतें समझ चुके होते हैं। उन्हें आवाज और रोशनी बहुत आकर्षित करती है। अंधेरे में लाइट से दूर चलते हुए वे आमतौर पर सुरक्षित रहते हैं, लेकिन घायल लड़की की वजह से रफ्तार धीमी हो जाती है और शोर सुनकर ज़ॉम्बी सतर्क हो जाते हैं। सब वहीं रुक जाते हैं और सांस तक नहीं लेते। उधर टोपी वाली लड़की सुरक्षित लौट आती है। घुंघराले बालों वाला लड़का तुरंत फोन से म्यूजिक चला देता है। स्पीकर से तेज आवाज गूंजती है। ज़ॉम्बी झुंड के झुंड उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं जैसे खून सूंघती हुई शार्क। इससे दोनों ग्रुप्स को भागने का मौका मिल जाता है। वे तेजी से लाइब्रेरी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन घायल लड़की अब चल नहीं पाती। एक लड़का उसे पीठ पर उठा लेता है। अचानक ऊपर से खून की बूंदें टपकती हैं। पेड़ पर एक ज़ॉम्बी लटका होता है। ज़ॉम्बी गिर पड़ता है और हमला कर देता है। लड़की के पैर में ज़ॉम्बी के दांत गड़ जाते हैं। बाकी ज़ॉम्बी भी आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं। लड़के मजबूरी में अपने दोस्त को खींच कर ले जाते हैं और घायल लड़की को पीछे छोड़ देते हैं। आंखों में आंसू लिए वे लाइब्रेरी में घुसते हैं, जहाँ दूसरी टीम पहले से मौजूद होती है। ऐना और उसका भाई आखिरकार मिल जाते हैं। भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। बाकी लोग दरवाजे बंद कर देते हैं। यह जगह सच में सुरक्षित लगती है और यहाँ एक भी ज़ॉम्बी नहीं है। मिली फिर से अपने पिता को फोन करती है, लेकिन अब नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुका था। छोटी बालों वाली लड़की याद दिलाती है कि सरकार ने पहले ही चेतावनी दी थी। सिग्नल, बिजली और पानी सब बंद कर दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। अमीर घराने का लड़का सैम सुझाव देता है कि हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। पानी और बिजली के बिना वे ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। जैक तुरंत विरोध करता है। अब बाहर निकलना मतलब और जल्दी मरना। इकलौता रास्ता यही है कि बाहर की दुनिया से संपर्क किया जाए और बचाव का इंतजार किया जाए। इसी दौरान चश्मा लगाए एक लड़का रेडियो लेकर आता है। उसका अंदाजा है कि यह शायद मरम्मत करने वाले मजदूरों का छोड़ा हुआ है।
रेडियो पर खबरें बार बार दोहराई जा रही होती हैं कि यूनिवर्सिटी के आसपास का पूरा इलाका सेना ने सील कर दिया है। सरकार आज रात 8:30 पर पानी और बिजली पूरी तरह काट देगी। सभी जीवित लोगों से अपील की जाती है कि वे ऊंची जगहों की ओर जाएं। सेना के हेलीकॉप्टर दिन में संक्रमित न हुए लोगों को बचाएंगे। सबके मन में शंका भर जाती है। सरकार की बातों से लगता है कि उनका कॉलेज ही वायरस का स्रोत है, लेकिन इससे पहले किसी को जरा सी भी भनक नहीं लगी थी। सैम को लाइब्रेरी की छत पर बना पार्किंग एरिया याद आता है। वे वहां जाकर हेलीकॉप्टर का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन ऐना कहती है कि ये खबर सबको बतानी चाहिए। सैम तुरंत मना कर देता है और कहता है कि इससे बेवजह मुसीबत बढ़ेगी, मगर जैक ऐना के फैसले का खुलकर समर्थन करता है। टोपी पहने लड़की दोनों मर्दों की बहस को ठंडी नजर से देखती है और कहती है कि सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जॉम्बी फिल्मों में जैसे ही कोई बेवकूफी करता है, मरते हमेशा साइड कैरेक्टर ही हैं। ये बात इतनी कड़वी होती है कि लगभग सभी साथी नाराज हो जाते हैं। सिर्फ ऐना बिना परवाह किए दूसरी मंजिल के ब्रॉडकास्ट रूम में चली जाती है। वह लाउडस्पीकर चालू कर रेडियो की सूचना दोहराने लगती है। सभी छात्रों से अपील करती है कि वे छत पर जाएं और हेलीकॉप्टर का इंतजार करें। उसकी साफ आवाज पूरे स्कूल में गूंज जाती है। ऐना आगे बोलना चाहती है, लेकिन जैक उसे रोक देता है। उसे डर होता है कि इससे और मुसीबत आ सकती है। फिर भी ऐना सबको लाइब्रेरी में आने को कहती है, क्योंकि यह स्कूल की सबसे सुरक्षित जगह है। जैसे ही उसकी बात खत्म होती है, ब्रॉडकास्ट रूम की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। सरकारी कटौती शुरू हो चुकी थी। पहले जो जॉम्बी रोशनी में जमा थे, वे बिखर कर अंधेरे में गुम हो जाते हैं। इधर उधर छिपे अब भी संघर्ष कर रहे जीवित लोग दूर से लाइब्रेरी की दिशा में देखते हैं। उनकी आंखों में डर और चमक दोनों झलकते हैं। पहले मरी हुई छोटी वाली लड़की अचानक अपनी सफेद पड़ी आंखें खोलती है। वह कराहती हुई खड़ी होती है और जॉम्बियों के झुंड के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। लाइब्रेरी के अंदर मिली अब भी अपने पिता को फोन कर रही होती है, जबकि साफ है कि अब कोई सिग्नल नहीं है। ऐसा करना बस उसकी परेशानी बढ़ा रहा है। छोटी बालों वाली लड़की उसे दिलासा देने जाती है, लेकिन मिली उस पर गुस्सा निकाल देती है। उसके पिता स्कूल के गेट पर ठेला लगाते हैं और चलने फिरने में भी दिक्कत है। एक दिन फोन न उठाना किसी बड़े हादसे का संकेत हो सकता है। टोपी वाली लड़की अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है कि अगर इतनी फिक्र है तो खुद जाकर ढूंढ लो उसे। इस पर छोटी बालों वाली लड़की मिली का बचाव करती है। दोनों तरफ से बहस इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट की नौबत आ जाती है। तभी जैक बीच में आता है। वह धीरे से मिली को समझाता है और 2-3 बातों में ही उसका गुस्सा शांत कर देता है। उसका यह नरम रवैया ऐना की नजरों से छुपता नहीं। वहीं सैम गुस्से से लगभग आग उगलने लगता है। इसी वक्त लियो भागता हुआ हॉल में आता है और सबको खिड़की के पास बुलाता है। नाइट विजन कैमरे से वे एक अजीब नजारा देखते हैं। जॉम्बी जैसे पहले से तय करके एक ही दिशा में बढ़ रहे होते हैं। अब सब और ज्यादा उलझन में पड़ जाते हैं। ये जॉम्बी टीवी में दिखाए गए जॉम्बियों से अलग लगते हैं, मानो वे भावनाएं साझा कर सकते हों या किसी और तरीके से एक दूसरे से संवाद करते हों, वरना उनका व्यवहार इतना एक सा कैसे हो सकता है। ऐना कहती है कि अभी इन बातों पर चर्चा बेकार है। कल उन्हें छत पर जाकर हेलीकॉप्टर का इंतजार करना है और बेहतर होगा कि सब आराम कर लें। सब सहमति तो जता देते हैं, लेकिन यह उनका पहला ऐसा अनुभव होता है। धीरे धीरे रात में ठंडी पड़ने लगती है। सैम को लगता है समय आ गया है। वह सबको अलग अलग जाकर हथियार ढूंढने को कहता है। सुबह 7 बजे यहीं मिलना है, फिर सब मिलकर छत की पार्किंग तक जाएंगे। सबके जाने के बाद सैम खास तौर पर जैक को रोक लेता है। वह चेतावनी देता है कि ऐना से दूर रहे। जैक को यह सीधी चुनौती लगती है, लेकिन सैम हंसते हुए कहता है कि वह ऐना के बारे में कुछ भी नहीं जानता। असल में ऐना पहले ही प्रोफेसर से वादा कर चुकी है। दोनों गुप्त रूप से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो ऐना की माँ की अजीब बीमारी से जुड़ा है। इधर बाकी छात्र हथियार ढूंढने में लगे होते हैं। टोपी वाली लड़की को किस्मत से एक टूल बॉक्स मिल जाता है। वह खुशी खुशी साथियों को बुलाने ही वाली होती है कि उसकी नजर खिड़की के बाहर जम जाती है। बाकी लोग भी गड़बड़ समझ जाते हैं। उन्होंने तो दरवाजे पूरी तरह बंद कर रखे थे। फिर ये जॉम्बी अंदर आए कैसे? हॉल से घूमकर निकलने की कोशिश में वे एक जॉम्बी को फर्श साफ करते हुए देख लेते हैं। तभी सब समझ जाते हैं कि ये जॉम्बी पहले यहाँ काम करते थे। उनके पास एंट्री कार्ड है, इसलिए स्टाफ एरिया से अंदर आना कोई मुश्किल नहीं थी। दुखद सच सामने आता है और उनका रास्ता मेहनती कामकाजी जॉम्बियों से पूरी तरह बंद हो चुका है। छोटी बालों वाली लड़की खिड़की से कूदकर हॉल में लौटना चाहती है, तभी मिली के फोन का अलार्म बज उठता है। स्क्रीन टूट चुकी होती है, इसलिए अलार्म बंद भी नहीं हो पाता। तेज आवाज तुरंत जॉम्बियों का ध्यान खींच लेती है। छोटी बालों वाली लड़की खिड़की से कूदकर भागती है, लेकिन जल्दी ही जॉम्बियों के हाथों पड़ जाती है और मुसीबत की जड़ बनी मिली किसी भी हालत में फोन फेंकने को तैयार नहीं होती। पीछे दौड़ते जॉम्बी कतार बनाते चले जाते हैं। वह घूमकर खिड़की से बाहर कूदती है, लेकिन सामने सिर्फ छोटी बालों वाली लड़की की लाश दिखती है, जिसकी गर्दन काटी जा चुकी होती है। मिली चीखती है और फिर भागने लगती है। मोड़ लेते ही उसका सामना ऐना और बाकी लोगों से हो जाता है। अब इस बदकिस्मत लड़की के साथ क्या बचे हुए लोग सच में छत की पार्किंग तक पहुंच पाएंगे? इसका जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले भाग में।